नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं मोक्ष त्रिकोण के बारे में। जन्म कुंडली के अंदर 4 प्रकार के अलग अलग त्रिकोण होते हैं, जिसके नाम है धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। हमारे पहले ही 3 वीडियो बन चुके हैं, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण। इस तीनों के ऊपर हमारे वीडियो बन चुके हैं। ये चौथा और आखिरी वीडियो बनने जा रहा है, जिसका नाम है मोक्ष त्रिकोण। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोक्ष त्रिकोण होता क्या है, कौन से 3 भावों से बनता है, उसका फलादेश कैसे किया जाता है। ये सारी बातें आज हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। मोक्ष त्रिकोण के अंदर 3 भावों को देखा जाता है, और वो 3 भाव कौन कौन से हैं? चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। ये 3 भावों को मिलाकर मोक्ष त्रिकोण बनता है। अगर ये तीनों भावों के स्वामी अर्थात चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, अगर इन भावों के स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में बैठे हो, त्रिकोण में बैठे हो या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठे हो, तो मोक्ष त्रिकोण की शुभता में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक उसी प्रकार चौथे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी आपस में युति, प्रतियुति, दृष्टि योग बनाते हो तो भी मोक्ष त्रिकोण की ताकत बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही चौथे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठे हो या फिर परिवर्तन योग बनाते हो, या फिर इन भावों के स्वामी एक साथ युति करके लग्न भाव, पंचम भाव, भाग्य भाव या फिर केंद्र भाव में एक साथ बैठे हो, तो भी मोक्ष त्रिकोण की शुभता में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में काफी सारा ऊंचाइयां प्राप्त करता है, जीवन को सही मायने में वो जान लेता है और जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर वो मोक्ष की तरफ अग्रसर होता है। तो आइए थोड़ा और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। जन्म कुंडली के अंदर 4 प्रकार के त्रिकोण होते हैं। पहले नंबर पे आता है धर्म त्रिकोण, दूसरे नंबर पे आता है अर्थ त्रिकोण, तीसरे नंबर पे आता है काम त्रिकोण, चौथे नंबर पे आता है मोक्ष त्रिकोण। सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट में बता देना चाहता हूं कि धर्म त्रिकोण क्या होता है। जन्म कुंडली के अंदर पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, पहला, 5वां और 9वां, इन 3 भावों को मिलाकर धर्म त्रिकोण बनता है। अगर ये तीनों भावों के स्वामी शुभ स्थिति में बलवान हो तो हम समझ जाते हैं कि उसकी कुंडली के अंदर धर्म त्रिकोण बलवान है। ये व्यक्ति बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक होगा, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला, वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ने वाला, ज्ञान प्राप्त करने वाला और धर्म को सही मायने में जानने वाला व्यक्ति होगा। ठीक उसी प्रकार अर्थ त्रिकोण के बारे में देखते हैं। अर्थ त्रिकोण के अंदर भी 3 भाव को देखा जाता है, धन भाव, 6वां भाव और 10वां भाव। ये तीनों भाव के स्वामी अगर कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होते हो, या फिर ये तीनों भावों के स्वामी एक दूसरे के घर में बैठे हो, युति, प्रतियुति, दृष्टि योग बनाते हो, परिवर्तन योग बनाते हो, या फिर ये तीनों भावों के स्वामी एक साथ युति करके लग्न भाव, पंचम भाव, भाग्य भाव या केंद्र में बैठे हो, तो अर्थ त्रिकोण की शुभता में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। और हम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से ये व्यक्ति धनवान, यशवान, कीर्तिवान होगा, समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेगा और समाज के अंदर मृत्यु के बाद भी लोग उसे इज्जत की नजरों से देखेंगे। ठीक उसी प्रकार आता है काम त्रिकोण। काम त्रिकोण के अंदर भी 3 भावों को खास देखा जाता है, तीसरा भाव, 7वां भाव, 11वां भाव। जन्म कुंडली का तीसरा, 7वां और 11वां भाव, ये तीनों भावों को मिलाकर बनता है काम त्रिकोण। अगर जन्म कुंडली के अंदर तीसरा, 7वां और 11वां भाव, ये तीनों भाव के स्वामी अगर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में बैठे हो, त्रिकोण में बैठे हो या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठे हो,
ये तीनों भाव के स्वामी अगर आपस में युति, प्रतियुति, दृष्टि योग बनाते हो, परिवर्तन योग बनाते हो, एक दूसरे के भाव में बैठे हो, या फिर इनका दृष्टि योग बनता हो, तो काम त्रिकोण बलवान बनता है। और ऐसे व्यक्ति अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर पाते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाते हैं, अपनी कामनाओं को पूर्ति करते हैं। तो काम त्रिकोण अगर जो बलवान होगा तो वो व्यक्ति अपनी कामनाओं को, मनोकामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण कर पाता है और जीवन को आनंदित तरीके से जी पाता है। उसके बाद आता है मोक्ष त्रिकोण। तो मोक्ष त्रिकोण 3 भावों से मिलकर बनता है, चौथा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव। ये तीनों भाव जो है इसका हमें गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। जैसे कि मान लो आपके सामने मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई है और आप सभी को मालूम है कि काल पुरुष की कुंडली के अंदर मेष लग्न आता है। अगर आप गौर से देखोगे तो जो चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये तीनों भाव के अंदर जल तत्व राशि है। आप देखिए, कर्क राशि भी जल तत्व है, वृश्चिक राशि भी जल तत्व है और मीन राशि भी जल तत्व है। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो सकता है, लेकिन एक बात निश्चित है कि ये तीनों भाव के अंदर एक ही तत्व की राशि आएगी। अगर मान लो अग्नि तत्व होगा तो तीनों 3 अग्नि तत्व होंगे, पृथ्वी तत्व होगा तो तीनों 3 पृथ्वी तत्व की राशि होगी, अगर जो वायु तत्व होगा तो तीनों 3 वायु तत्व की राशि होगी। ये बात का आपको खास ध्यान देना है। और अगर जो आपकी कुंडली के अंदर, अगर जो मोक्ष त्रिकोण के अंदर अगर आपके ग्रह ज्यादातर जल तत्व राशि में हो और शुभ बनते हो तो मोक्ष त्रिकोण की शुभता में वृद्धि हो जाती है। अभी हम और गहराई में जानेंगे। सबसे पहला हम लोग जानेंगे चौथे भाव के बारे में कि चौथा भाव महत्व क्या क्यों है। तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर जो चौथा भाव है ये मोक्ष त्रिकोण का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट भाव है। जैसे कि आप सभी को पता है कि चौथे भाव से क्या क्या देखा जाता है। चौथे भाव से देखा जाता है माता का सुख, वाहन का सुख, मकान का सुख, अचल संपत्ति, स्थावर संपत्ति, खानदानी जमीन, पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं, मानसिक शांति, पारिवारिक जीवन, जीवन के अंदर का जो उल्लास होता है, सुकून, शांति, संतोष होता है, वो सब चौथे भाव से देखा जाता है। छोटी मोटी घर की खुशियां चौथे भाव से देखा जाता है। चौथा भाव अपनी छाती का भाव है, अपने हृदय का भाव है। चौथे भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन को कितना आराम तरीके से जी पाएगा, वो अपने कार्यों में कितना सफल हो पाएगा, उसके नैतिक गुण कैसे होंगे, उसका धार्मिक आचरण कैसा होगा, उसका मन कैसा होगा, उसकी योग्यता कितनी होगी, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। चौथे भाव से रियल इस्टेट, फार्मिंग, हाउसिंग, ये मातृभूमि का भी स्थान है। अगर जन्म कुंडली के अंदर मोक्ष त्रिकोण का सबसे इंपॉर्टेंट भाव चौथा भाव, अगर ये भाव बलवान होता हो, ये भाव बलवान कैसे होगा तो मैं आपको बता देता हूं। चंद्र चौथे भाव का सबसे पावरफुल ग्रह माना गया है। अगर चंद्र चौथे भाव में हो तो समझ जानो वो बहुत बलवान है। क्यों? क्योंकि चंद्र चौथे भाव के अंदर दिग्बली होता है और चौथे भाव के अंदर अगर शुक्र भी हो तो वो भी दिग्बली होता है। चौथे भाव के अंदर अगर जो गुरु भी बैठा हो, अगर जो नीच का न हो, बाकी कोई भी राशि का हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। तो चौथे भाव का स्वामी अगर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में या त्रिकोण में दूसरे 11वें भाव में बैठा हो, या फिर चौथे भाव के अंदर कोई शुभ राजयोग बनता हो। जैसे आप इधर देख लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर चंद्र गुरु दोनों साथ में बैठे हैं। चंद्र भी स्वग्रही है, गुरु भी उच्च का है, तो यहाँ पे गज केसरी योग बन गया। तो हम कहेंगे कि मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव यानी कि चतुर्थ भाव एकदम मजबूत हो गया है। उसमें चंद्र भी बलवान है, गुरु भी बलवान है, तो मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव शुभ हो गया। अभी हम आता है मोक्ष त्रिकोण का दूसरा इंपॉर्टेंट भाव यानी कि 8वां भाव। जैसे कि आप सभी को पता है कि 8वें भाव से क्या क्या देखा जाता है। 8वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति की आयु कितनी होगी, व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, व्यक्ति दीर्घ आयुष्य प्राप्त करेगा या नहीं। 8वें भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी कि नहीं, उसे खानदानी जमीन प्राप्त होगी कि नहीं,
उसके विरासत में जो चीजें हैं उसे मिलेगी कि नहीं, व्यक्ति को आकस्मिक धन प्राप्त होगा या नहीं। आठवें भाव से गुढ़ ज्ञान, रहस्य, अचानक घटने वाली घटना, ऐसी सब चीजें भी आठवें भाव से देखा जाता है। आठवें भाव से एक्सीडेंट, बड़ी बीमारी, असाध्य रोग, ये सब भी आठवें भाव से देखा जाता है। जीवन की कठिनाइयां, परेशानियां, चुनौतियां, मानसिक अशांति, दुख, धन हानि, बदनामी, जुर्माना, व्यसन, विकृति, ये सभी अष्टम भाव से देखा जाता है। मृत्युदायक कष्ट, ये भी आठवें भाव से देखा जाता है। मानहानि, बदनामी, ये सभी अष्टम भाव से देखा जाता है। अगर कुंडली के अंदर अष्टमाधिपति स्वगृही हो या फिर अष्टमाधिपति उच्च का हो, अष्टम भाव के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो आठवां भाव शुभ हो जाता है। फिर से कहूंगा, आठवें भाव का स्वामी अगर विपरीत राजयोग बनाता हो, अष्टमाधिपति स्वगृही हो, उच्च का हो, कोई राजयोग निर्माण करता हो, तो निश्चित तौर पे आठवां भाव भी बलवान होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मेष लगने की कुंडली के अंदर इधर आप देखिए, अष्टम भाव के अंदर मंगल स्वगृही होकर बैठा है, तो ये सरला योग उत्पन्न करता है। अगर मान लो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अष्टमाधिपति मंगल दसम भाव में दिग्बली होकर बैठा है और उच्चका होने की वजह से रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। तीसरा देखिए कि भाग्याधिपति गुरु उच्चका होकर अपनी पांचवी दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, तो हम कहेंगे भाई इसका अष्टम भाव बलवान हो गया। तो इस प्रकार से मोक्ष त्रिकोण का दूसरा इंपॉर्टेंट भाव है अष्टम भाव, उसका शुभ होना आवश्यक है। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे, मोक्ष त्रिकोण का सबसे इंपॉर्टेंट भाव है 12वां भाव, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर 12वें भाव से ही देखा जाता है कि व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा या नहीं। आप इधर एक खास बात नोट डाउन करना, यह है जीवन का सुख। सुख भोगने के बाद आती है मृत्यु, मृत्यु के बाद उसको मिलता है मोक्ष। यह है सुख, यह है मृत्यु, और मृत्यु के बाद मिलता है मोक्ष। और ये देखो तीनों का त्रिकोण है, तो ये मोक्ष का भाव है। और आपको मैं ज्योतिष के नियम तहत बता दूं कि अगर 12वें भाव के अंदर गुरु बैठा हो, केतु बैठा हो, शनि बैठा हो, तो निश्चित तौर पे मोक्ष योग निर्माण होता है। लेकिन हाँ, याद रहे वो शुभ स्थिति में होने चाहिए। उसमें भी अगर जो 2 या 3 ग्रह साथ में हो, जैसे कि गुरु के साथ केतु, गुरु के साथ शनि, या फिर शनि के साथ केतु, तो गुरु शनि केतु जैसे ग्रह अगर यहाँ 12वें भाव में बैठे हो तो मोक्ष योग निर्माण होता है। लेकिन मोक्ष त्रिकोण के नियम तहत हमें 12वें भाव की शुभता को भी चेक करना होता है। कैसे? तो पहले तो 12वें भाव के बारे में जान लेते हैं कि 12वें भाव से क्या क्या देखा जाता है। जीवन में होने वाला खर्चा 12वें भाव से देखा जाता है। हॉस्पिटल, बंधन, जेल, भोग विलास, पति पत्नी के जातीय संबंध, गुप्त प्रेम, रहस्य कार्य, जासूसी, शयन सुख, तलाक, विदेश यात्रा, धन हानि, ये सब 12वें भाव से देखा जाता है। तो अगर 12वें भाव के अंदर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, या फिर 12वें भाव का स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर बलवान होकर बैठा हो, 12वें भाव के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, 12वां भाव परिवर्तन योग बनाता हो, विपरीत राजयोग बनाता हो, तो 12वां भाव शुभ होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मोक्ष त्रिकोण के अंदर चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, अगर ये तीनों भाव के स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में बैठे हो, त्रिकोण में बैठे हो, तो निश्चित तौर पे मोक्ष त्रिकोण की शुभता में बहुत ज्यादा वृद्धि आ जाती है। वैसे ही चौथा, 8वां और 12वां भाव, इन तीनों भाव के स्वामी आपस में युति, प्रत्युति, दृष्टि योग बनाते हो, तो भी मोक्ष त्रिकोण की शुभता में वृद्धि आ जाती है। चौथे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के भाव में बैठे हो, या फिर परिवर्तन योग बनाते हो, या फिर विपरीत राजयोग बनता हो, या फिर ये तीनों भाव के स्वामी एक साथ युति करके लग्न भाव, पंचम भाव, भाग्य भाव या फिर केंद्र भाव में कोई शुभ राशि में बैठे हो, तो मोक्ष त्रिकोण की शुभता में वृद्धि आ जाती है।
और ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु से परे मोक्ष की तरफ अग्रसर होता है। प्रिय दर्शकों, लाखों व्यक्ति में एक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति करना इजी नहीं है, आसान नहीं है। हमारे जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए ये असंभव जैसा हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर जो तुम्हारी कुंडली के अंदर चौथा, आठवां, 12वां भाव, तीनों तीन भाव बहुत ही शुभ होते हो, बलवान होते हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर धार्मिक कार्य करता है, आध्यात्मिक कार्य करता है, स्पिरिचुअल लाइफ को जीता है और अपने जीवन को सार्थक करने का हर उत्तम प्रयास करता है। और फिर ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के वजह से मोक्ष की तरफ अग्रसर होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसे मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि मोक्ष मिलना इतना इजी नहीं है। संसार की माया से बचना इतना आसान नहीं है। उसके लिए अपने आप को ईश्वर के अधीन लेके जाना पड़ता है, ईश्वर की शरणों में लेके जाना पड़ता है, अपने जीवन को शुद्ध पवित्र आचरण के साथ जीना पड़ता है और अपने अच्छे कर्मों की वजह से ही अपने को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि मोक्ष त्रिकोण को कैसे देखा जाता है, कैसे जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर चौथा, आठवां, 12वां भाव, अगर तीनों भाव के स्वामी शुभ बनते हो, तीनों भाव के अंदर कोई राजयोग बनते हो, तो मोक्ष त्रिकोण की शुभता में वृद्धि हो जाती है और ऐसे व्यक्ति जन्म और मृत्यु से परे मोक्ष की तरफ अग्रसर होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझे जरूर पूछिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।